Good morning, my dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था, फोटो केमिस्ट्री या प्रकाश रसायन जिसे कहते हैं। काइनेटिक्स हम पूरा कर चुके थे। लास्ट टाइम तक हम ये जान चुके थे कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो थर्मल रिएक्शन से कैसे डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो जो थर्मल रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर अपना मेन रोल प्ले करता है, और वो प्रकाश में भी हो सकती हैं, अंधकार में भी हो सकती हैं। लेकिन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेडिएशन। और E इजिकल टू एच न्यू हमने जो देखा था उसमें जो न्यू है वो फ्रिक्वेंसी है किसी भी रेडिएशन की, वो डायरेक्टली एनर्जी से की प्रोपोर्शनल होती है। तो क्योंकि रेडिएशन के पास एनर्जी है, वो एनर्जी ही हमारे रिएक्शन कराने के काम आती है। क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है वो है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो जो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें मिलती है फोटोन से और रेडिएशन से, है ना। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम ये इसके जो रूल्स थे उनको भी पढ़ चुके थे। जो दो रूल हमने पढ़े थे, तो ग्रॉथस ड्रॉपर का रूल जो कि क्वालिटेटिव रूल था, जिसमें कि सिर्फ ये कहा गया कि जो एब्जॉर्ब लाइट होती है वही केमिकल रिएक्शन में काम आती है, और जो ट्रांसमिटेड या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो केमिकल रिएक्शन में काम में नहीं आती है। और ये क्वालिटेटिव रूल था। दूसरा जो रूल था वो स्टार्क आइंस्टीन का रूल था, जिसमें कहा गया कि एक क्वांटम एब्जॉर्ब करता है कोई भी रिएक्टेंट और एक्साइटेड हो जाता है फर्स्ट स्टेप में। जो पहला इसका पद है फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो यही होता है कि जो रिएक्टेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। तो एक क्वांटा एक मॉलिक्यूल, वन फोटोन वन मॉलिक्यूल, ये रूल दिया गया स्टार्क आइंस्टीन ने। तो जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये फोटोन आया, इसने एक्साइटेड किया इसको और प्रोडक्ट बन गया, एज सिंपल एज इट लुक्स, बट ऐसा होता नहीं है। जितने भी सक्रिय एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, है ना? कई बार तो ऐसा होता है, तो रिएक्शन बहुत जो फोटोन्स हैं, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाते हैं और ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कम मिलता है। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ फोटोन तो एब्जॉर्ब किए कम और प्रोडक्ट मिल गया ज्यादा, है ना? ऐसा भी होता है। तो इसको मेजर करने के लिए कि कितना तो क्वांटा एब्जॉर्ब हुआ है और कितना रिएक्शन हुई, कितना प्रोडक्ट हमें मिला है, उसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था हमने। वो टर्म थी क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। जस्ट अ मिनट। क्वांटम लब्धि और क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड क्या थी? ये दो टर्म्स दो चीजों से मिलकर बना है क्वांटम यील्ड। एक तो ये कि जो भी समय है जिसमें हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं उसमें जो क्रिया कर रहे हैं उन अणुओं की संख्या क्या है, या फिर जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है उनकी संख्या क्या है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज थी उस पर्टिकुलर समय में जिसमें हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं उसमें कितने क्वांटा एब्जॉर्ब किए या कितने आइंस्टीन एब्जॉर्ब की। आइंस्टीन हमने देख लिया था कि जब उसको हमने एच न्यू को एवोगाड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई किया था उसको हम एक आइंस्टीन कहते हैं, है ना। तो वो कितने हैं, तो ये अगर चीजें हमें पता चल जाए तो इनका जो रेशियो होता है वो कहलाता है क्वांटम यील्ड। तो जो रासायनिक जो तुल्यांक का नियम था, फोटो केमिकल इक्विवेलेंस या प्रकाश रासायनिक तुल्यांक का जो नियम था, उसके अकॉर्डिंग तो क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। मतलब कि जितने फोटोन एब्जॉर्ब करे उतने ही रिएक्टेंट एक्साइटेड हुए, प्रोडक्ट में चेंज हो गए। पर प्रकाश रासायनिक तुलनांक का नियम नियम है वो यहाँ पर थोड़ा गलत साबित हो जाता है, क्योंकि ये जो क्वांटम एफिशिएंसी ये हमेशा एक नहीं होती है। कई बार ये एक से कम होती है, कई बार एक से कई गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि एक फोटोन एब्जॉर्ब जब हो रहा है तो कई बार तो ये हो रहा है कि उससे एक मॉलिक्यूल भी एक्साइट होकर प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पा रहा है रिएक्टेंट का। और कई बार ऐसा हो रहा है कि एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, उससे कई सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो पा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वांटम यील्ड है वो दो चीजों से निकलती है, मैंने बता दिया। और वो 1 हो ये जरूरी नहीं है, प्रकाश रासायनिक तुल्यांक के नियम के अपोजिट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ। H2 प्लस Cl2 आएगा यहाँ, सॉरी 2HCl दे रहा है, तो ये इसके लिए 5 की वैल्यू 10 टू द पावर
6 तक हो जाती है। Just a minute. हाँ, तो इसके लिए 5 की वैल्यू 10 टू द पावर 6 तक हो जाती है। देखिए कहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि 5 इक्वल टू 1 होना चाहिए जैसे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हो रहा है, और कहाँ ये जा रही है 10 टू द पावर 6। इमेजिन कीजिए, तो इतना डिफरेंस है। तो प्रकाश रासायनिक तुल्यांक और नियम को और समझाने की हमें जरूरत पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटम लब्धि का निर्धारण। तो क्वांटम लब्धि, ये डेफिनेशन में बता ही दिया क्या होता है ना। तो इसमें दो चीजें हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो अभिकृत मोलों की संख्या, कि कितने मोल पर्टिकुलर रिएक्शन में, सपोज रिएक्शन कोई भी है रिएक्शन एच न्यू, और पहला पद तो यही हो रहा है ना। तो ये कितने नंबर ऑफ मोल हैं जो अभिकृत हो रहे हैं, ये तो पहली चीज है जो हमें चाहिए। दूसरी चीज क्या है, उस पर्टिकुलर समय में अवशोषित क्वांटम की संख्या। ठीक है, ये 5 बताता है। तो जो अवशोषित आइंस्टीन की संख्या है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वो इंस्ट्रूमेंट इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं एक स्रोत होगा, सोर्स होगा लाइट का। ये लाइट का सोर्स मरकरी वॉच लैंप हो सकता है, टंगस्टन लैंप हो सकता है, या फिर सिंपली जो सूरज से निकल रही लाइट है, सनलाइट, वो हो सकता है ना। तो ये सोर्स ले लिया हमने। सोर्स से आगे बढ़िए, तो यहाँ पर एक मोनोक्रोमीटर दिखाई दे रहा है हमें। मोनोक्रोमीटर का काम क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की, और फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी किससे, एच न्यू रेडिएशन से हो रही है ना। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, तो हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की जो रेडिएशन है वही चाहिएगी। इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें पहले से पता है कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, या इसको लैम्डा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसी भी रेडिएशन के हमें पता है, तो हमें वो पर्टिकुलर रेडिएशन ही चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए मोनोक्रोमीटर काम में लेते हैं। तो मोनोक्रोमीटर हमें ये फिजिबिलिटी देता है कि जो हमें सोर्स से जो लाइट आ रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है उसमें कई सारी वेवलेंथ है। ठीक है, कई सारी वेवलेंथ से मिलकर बना है। तो जब मोनोक्रोमीटर से गुजर जाएगा तो हमें सिंगल वेवलेंथ मिल जाएगी। तो मोनोक्रोमीटर का ये काम होता है। उसके बाद में अभिक्रिया सेल है, जिसके अंदर की सैंपल रहेगा हमारा, जिस भी रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं उसके रिएक्टेंट्स यहाँ रहेंगे। उसके बाद में जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डिटेक्टर, और जिसको हम डिनोट करते हैं संसूचक से। तो ये एक मोटा मोटा जो क्वांटम दक्षता है उसको निकालने के लिए उपकरण है। इसकी सहायता से हम निकालते हैं अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। और जो पहली चीज थी, मैं बताना भूल गया आपको, जो पहली चीज थी अभिकृत मोलों की संख्या, इसको हम निकाल सकते हैं कि जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं काइनेटिक्स के बारे में। तो काइनेटिक्स क्या होता है, डीएक्स अपॉन डी, है ना, डीएक्स अपॉन डी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसको हमने निकाला था के ए बी सी, जो भी कंसंट्रेशन टर्म आती है। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उससे हम अभिकृत मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं, और ये दोनों अगर हम मिल जाएंगे उसके बाद हम क्वांटम लब्धि का निर्धारण कर सकते हैं। तो जो डिटेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डिटेक्टर का काम क्या है, डिटेक्टर का काम ये है कि जो सैंपल सेल है उसमें दो तरह से रीडिंग ली जाती है ना। पहले जो रीडिंग लेते हैं उसमें क्या करते हैं कि यहाँ से एक सोर्स आएगा रेडिएशन का, यहाँ मोनोक्रोमीटर उसको एक वर्णीय प्रकाश में मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देगा। वो चेंज होकर सैंपल सेल जो खाली है उससे जाएगी और इस डिटेक्टर पे पड़ेगी। तो डिटेक्टर जो भी है, वो डिटेक्टर इस जो लाइट आ रही है इंटेंसिटी, इसको किसी ना किसी फिजिकल पैरामीटर या ऐसे पैरामीटर में चेंज कर देगा जिसको कि हम इजीली नोट कर पाए। ठीक है, डिटेक्टर का ये काम है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसके अंदर सैंपल रखेंगे। सैंपल आएगा तो वापस इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, कि जो रीडिंग पहले आ रही थी डिटेक्टर में वो रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि अब इस पर सैंपल रख दिया है। और सैंपल क्या करेगा, इस रेडिएशन से रिएक्शन करेगा, और इस रेडिएशन से रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ क्वांटा वो यहाँ पर एब्सॉर्ब करेगा। तो जो भी डिटेक्टर में हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे, रीडिंग आए, उस रीडिंग को हम उसकी इंटेंसिटी से कोरिलेट कर देते हैं, क्वांटा से कोरिलेट कर देते हैं, और हमें पता चल जाता है कि उसमें अवशोषित आइंस्टीन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपके कई सारे तरह के डिटेक्टर बता रखे हैं, जिसमें से जैसे सबसे पहला है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये किस तरह काम करता है,
जस्ट ए मिनट, मैं ब्लैंक पेपर निकालूंगा एक। ओके, यहाँ सपोज कीजिए, ये ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। ये छोटा सा फिगर सपोज, ये जो हमने बात की प्रकाश विद्युत सेल की, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की, इस पे यहाँ पर जो हमने लिया है ये कोई ना कोई एक्टिव मेटल हमने लिए यहाँ पर, सपोज सीजियम, जिसका भी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत कम होता है, वो सारी मेटल एक्टिव मेटल कहलाती हैं। सीजियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, सोडियम ले लिया, इनमें से कोई एक मेटल लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस एक्टिव मेटल के ऊपर हम यहाँ से रेडिएशन डालते हैं सबसे पहले। ये रेडिएशन आया यहाँ से, सपोज ये रेडिएशन स्ट्राइक करेगा। जब रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। जो फोटो हम जानते हैं प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस तरह यहाँ इस प्लेट पे मूव करेगा ना, ये क्योंकि यहाँ दो इनके डिफरेंट पोल हैं, और ये यहाँ से आकर यहाँ पर ये जो हमने लिखा है एमीटर, सपोज एमीटर पे आके ये क्योंकि धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने इस पे डाला, इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग गई और वो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। अब ये यहाँ कैसे सेट होता है, ये क्या है, डिटेक्टर है। तो जो हमने डिटेक्टर लिया था वहां मैंने आपको 2 बार बताया था कि 2 बार हम रीडिंग लेते हैं। एक बार सैंपल जो होगा वो ब्लैंक होगा, उसमें से गुजारा जाएगा रेडिएशन को, है ना। रेडिएशन जो सोर्स से आ रही है हमारी, उससे से गुजारेंगे, और यहाँ हमारा रखा है सपोज डिटेक्टर है, जो कि अभी हम यूज रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये आकर इस पर स्ट्राइक करेगा, ये रेडिएशन, जो रेडिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये रेडिएशन जो आई है ये वाली रेडिएशन है जो यहाँ से आ रही है, ये स्ट्राइक करेगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे करंट फ्लो होगा, जिसको हम एमीटर से रीडिंग ले लेंगे। अब हम इस सैंपल के अंदर, सैंपल सेल के अंदर सैंपल ले लेंगे, यहाँ रेडिएशन वापस डाला, तो इस सैंपल में क्योंकि रिएक्शन होगा तो क्वांटा एब्जॉर्ब होगा, उस क्वांटा एब्जॉर्ब होने से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है उसमें से कुछ ना कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो लाइट रेडिएशन जहाँ आएगा ये एब्जॉर्ब होने के बाद आएगा, तो जो एमीटर में अब डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफरेंट होगा जो कि खाली सेल से आया था। ये जो डिफरेंस है यही हमारा काम का है, इसको हम क्वांटा से कोरिलेट कर देते हैं करंट को। तो एमीटर की जो रीडिंग है वो हमें बता देती है कितना क्वांटा एब्सॉर्ब हुआ है। ओके, क्लियर। दूसरा, थर्मोपाइल। थर्मोपाइल में क्या होता है इसका भी पहले मैं आपको फिगर बना दूंगा। थर्मोपाइल के अंदर हमारे पास ये मिक्स मेटल है, सपोज बिस्मिथ, एजी बिस्मिथ, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है। उसका जो एक सिरा है वो ब्लैक कर दिया गया है, ठीक है? प्लैटिनम ब्लैक लिया है, इससे हमने इसको डार्क कर दिया है। और ये सर्किट पूरा हो गया है। तो ये हम्म, हाँ, अब से देखिए क्या होता है इसमें। बिस्मिथ, एजी बिस्मिथ, ये एक मिक्स मेटल है जिसमें कि अल्टरनेट क्रम से बिस्मिथ, एजी बिस्मिथ को एकांतर क्रम से जोड़ा जाता है। इसमें एक सिरा है उसका प्लैटिनम ब्लैक से डार्क कर दिया, ये वाला जो सिरा दिख रहा है कि हमने प्लैटिनम ब्लैक से ब्लैक कर दिया है। जब इस जो रेडिएशन आ रही है हमारी, ये हमारा डिटेक्टर है, मैं बता चुका हूँ। तो जो रेडिएशन आ रहा है वो रेडिएशन स्ट्राइक करेगा इस डार्क
सिरे पे, यहाँ सिरे पे। जैसे ही वो यहाँ पर सिरे पे आएगा तो क्या होगा, ये ब्लैक है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों सिरों पे। और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो हमारे पास यहाँ लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर में वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो वो डिफ्लेक्शन हम 2 बार नोट करेंगे, जैसे पहले ऊपर किया था। एक बार सैंपल सेल खाली लेंगे हम, उसमें डिफ्लेक्शन नोट किया, फिर हम सैंपल सेल में जब वो क्वांटा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब के बाद वो डालेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस गैल्वेनोमीटर के जो डिफ्लेक्शन है इससे हम कोरिलेट कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कितना क्वांटा एब्जॉर्ब हुआ है। ये एक थर्मोपाइल है ना। तीसरा एक और एग्जांपल है इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, रासायनिक एक्टिनोमीटर और केमिकल एक्टिनोमीटर। इस केमिकल एक्टिनोमीटर में क्या करते हैं कि कोई भी फोटोकेमिकल जो प्रकाश सुग्राही पदार्थ है, जो प्रकाश को ले सकता है, उसमें से हम इस लाइट को गुजारते हैं। वो भी 2 बार, है ना? एक बार पहले जिसमें सैंपल सेल खाली है, एक बार सैंपल सेल में सैंपल रखने के बाद। तो कोई ना कोई जो फिजिकल या केमिकल जो चेंजेस होता है उसको हम नोट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन, कंडक्टिविटी मीटर, पोटेंशियोमीटर। कैसे करते हैं इसका एग्जांपल एक अपन देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो प्रचलित है वो है यूरेनाइल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर। तो जो यूरेनाइल ऑक्सलोमीटर है, ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर है, इसमें क्या करते हैं कि डिटेक्टर की जगह पे हम 0.01 एम कंसंट्रेशन का लेते हैं यूरेनाइल सल्फेट, और 0.05 एम कंसंट्रेशन का लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इन दोनों को मिला के रख देते हैं, ठीक है? और लाइट इस पे डालते हैं 250 से 440 नैनोमीटर पे, ये काम करता है। तो जब जब लाइट इस पे डलेगी, है ना, तो ऑक्सैलिक एसिड का क्या होगा, अपघटन होगा। कैसे होगा, ये यूरेनाइल सल्फेट UO2 प्लस 2 हमारे पास है ना? दूसरा पार्ट तो SO4 माइनस 2 है। ये HNU को एब्सॉर्ब कर रहा है और ये चेंज हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड अवस्था में आता है, जो कि स्टार्क एंस्टीट ने कहा था, ठीक है, उसके पास ये एक्साइट हो गया। अब ये जो एक्साइटेड यूरेनाइल सल्फेट है, ये ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट करेगा और उसको तोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO और H2O में। तो डिकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि यहाँ हमारे पास था ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड को हम टाइट्रेट कर सकते हैं किसके साथ, KMnO4 के साथ, ठीक है। जो KMnO4 है उसके साथ टाइट्रेट कर सकते हैं, जो कि सेल्फ इंडिकेटर होता है ना, कलर चले जाएगा उसका। तो ये KMnO4 इनको टाइट्रेट किया, इससे इसकी कंसंट्रेशन निकल जाती है। तो रिएक्शन से पहले की कंसंट्रेशन निकाल ली, ठीक है, जो सैंपल सेल में हमने COH लिया है उसकी रिएक्शन से पहले, जो रिएक्शन मतलब जो भी फोटोकेमिकल सैंपल खाली में गुजार रहे हैं, तो तब इसकी कंसंट्रेशन निकाल ली, कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास प्रेजेंट है COH की, दोनों को मिलाने के बाद। और फिर जब रिएक्शन हो गई, एब्जॉर्ब हो गया क्वांटा, उसके बाद कितना प्रेजेंट है COH, वो भी हम इससे निकाल लेते हैं। और दोनों के बीच के अंतर से हमें पता चल जाता है कि कितने क्वांटा एब्जॉर्ब हुए हैं। तो फाई की जो वैल्यू है वो निकल जाती है। ये जो 2-3 तरीके मैंने बताए, इसमें 2 चीजें हमें चाहिए। पहली जो चीज है वो तो निकल जाती है रेट ऑफ द रिएक्शन, जो हमने पढ़ी है उससे निकल जाती है। और दूसरी जो चीज है उसके लिए हम काम में लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसमें डिटेक्टर हमारे डिफरेंट डिफरेंट काम में लेते हैं। ये था फाई का डिटर्मिनेशन। नाउ फाई को प्रभावित करने वाले कारक। फाई क्या है, अब ये जान चुके थे, क्वांटम यील्ड है ना। तो आइंस्टीन नियम से फाई का मान 1 होना चाहिए, जो हम बार बार बता रहे हैं। प्रकाश रासायनिक तुल्यांक का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग फाई का मान 1 होना चाहिए, पर होता नहीं है। ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा फाई का मान उतना ही ज्यादा होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। जैसे रिएक्शन है, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 0.25 है, 1 से कितना कम है देखिए ना, ठीक है। तो ये इसमें इस रिएक्शन में जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो जो फाई का मान है वो 15 to 20% तक बढ़ जाता है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य और वेवलेंथ, वेवलेंथ के ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। निष्क्रिय गैसों का प्रभाव, तो निष्क्रिय गैसों के प्रभाव से फाई के मान में वृद्धि होती है। वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो ज़्यादातर उनमें फ्री रेडिकल बनते हैं। तो फ्री रेडिकल जो हैं वो अगर इनर्ट गैस भरी हुई है हमारी साथ में, तो फ्री रेडिकल जो बनता है वो आपस में नहीं टकराते, दीवार से नहीं टकराते, तो वो खत्म नहीं होते। श्रृंखला जो होती है वो टूटती नहीं है, चेन टूटती नहीं है, चेन प्रोपेगेट रहती है। तो श्रृंखलीकरण अगर प्रोपेगेट रहेगा तो रिएक्शन जो फाई की वैल्यू वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो निष्क्रिय गैस हैं उनके फाई के मान में वृद्धि होती है। तो ये हमारा था कुछ फाई के बारे में, उसको निकालने का तरीका देखा हमने और फाई को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो है ज़ेबुलॉन्स्की डायग्राम। तो ये बार-बार हमने बताया कि जो प्रकाश रासायनिक तुल्यांक है, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का नियम है, वो सही नहीं है, क्योंकि वो कहता है 1 क्वांटा 1 मॉलिक्यूल, ठीक है? एक क्वांटा से एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फाई की वैल्यू डिफरेंट आती है, कई बार बहुत ज़्यादा आती है, कई बार बहुत कम आती है। इसका मतलब कि जितने भी क्वांटम या जितने भी फोटोन सॉरी, जितने भी फोटोन हैं वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे एब्ज़ॉर्ब होके रिएक्शन नहीं करा पाते। वो सारे रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट फोटोन एब्ज़ॉर्ब करते हैं। उसके साथ-साथ कुछ और संभावनाएँ भी होती हैं। उन संभावनाओं को ज़ेबुलॉन्स्की आरेख के द्वारा दिखाया जाता है। या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, तो क्रियाकारक अणु द्वारा प्रकाश के फोटोन का अवशोषण करने के बाद होने वाली फोटोफिजिकल एवं फोटोकेमिकल जो प्रोसेसेस हैं, उनको दर्शाने वाला जो आरेख है वो ज़ेबुलॉन्स्की डायग्राम कहलाता है। फोटोफिजिकल का मतलब ये है कि वो चेंज हो सकते हैं। फोटोकेमिकल का मतलब है वो एक बार हो गए तो वो चेंज नहीं हो सकते। तो ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।